स्टेट रोड का तो हमारा मसला है ही, वो तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। और हमें उम्मीद है जो उन्होंने वादा किया है न सिर्फ पार्लियामेंट में बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी इंशाअल्लाह उसको वो पूरा करेंगे। और क्या जवान एमएलए हैं, लोगों से इनकी उम्मीदें हैं, वो कैसे पूरा करें जब तक स्टेट रोड नहीं होगा। ये कर सके, सड़कें ठीक करनी है, स्कूल ठीक करने हैं, अस्पताल ठीक करने हैं। पहलगाम में नहीं, माता वैष्णो देवी का रश भी खत्म हो गया, कोई नहीं आ रहा। डर उस डर दूर करने के लिए मैं जा रहा हूँ, हमारे साथ वजीर जा रहे हैं। स्टेट रोड का तो हमारा मसला है ही, वो तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। और हमें उम्मीद है जो उन्होंने वादा किया है न सिर्फ पार्लियामेंट में बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी इंशाअल्लाह उसको वो पूरा करेंगे। और क्या हम लोगों के काम कर सकें, लोगों की मुश्किलें ख़त्म कर सकें। और देखिए जवान एमएलए हैं, लोगों से इनकी उम्मीदें हैं, वो कैसे पूरा करें जब तक स्टेट रोड नहीं होगा। ये कर सके, सड़कें ठीक करनी है, स्कूल ठीक करने हैं, अस्पताल ठीक करने हैं। यहाँ पे हर टूरिज्म का एक नया सिलसिला शुरू होना चाहिए। बहुत खूबसूरत जगह है, नारानाग जैसा है, और ऊपर जो झील है गंगाबल से लोग आ सके। पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद पूरा कश्मीर का जो टूरिज्म है वो ठप है, तो रिवाइव करने के लिए उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि आने वाली अमरनाथ यात्रा है उसके बाद देखा जाएगा। उस पर देखिए मैं आपसे कोशिश की गई, हर कोशिश की जा रही। उन्होंने कैबिनेट मीटिंग भी की पहलगाम, मैं भी था वहाँ, हम सब थे, कोशिश कर रहे हैं। कल मैं खुद जा रहा हूँ, क्योंकि पहलगाम ही नहीं, माता वैष्णो देवी का रश भी खत्म हो गया, कोई नहीं आ रहा। डर उस डर दूर करने के लिए मैं जा रहा हूँ, हमारे साथ वजीर जा रहे हैं, कुछ लोग और जा रहे हैं कि वहाँ भी लोग, वहाँ से भी लोगों को पुकारें कि देखिए यहाँ अमन है, आइए यहाँ से अपनी बरकतें ले जाइए, वतन के लिए भी अपने लिए भी। क्या मैंने बार बार ये कहा है, आप कहते हैं होटल वालों ने, लोगों ने कमरे बढ़ाए कि वो रह सके, उन्होंने घोड़े वालों ने घोड़े खरीदे बैंक के कर्जे से, शिकारे वालों ने, हर एक ने जो टूरिज्म से है, टैक्सी वालों ने नई टैक्सियाँ खरीदी कि टूरिस्ट को आराम से ले सके, वो सब बैठ गए। मैंने खुद गुजारिश की है वज़ीर आला से भी कि ये मामला वज़ीर आज़म से भी उठाएं और फाइनेंस मिनिस्टर से उठाएं कि जो बैंक की जो कड़ी है उसको रोक दें। जब टूरिज्म उठेगा उसके बाद जो है ये लोग कर्जा वापस कर देंगे, मगर तब तक इन पे भी रहम किया जाए कि किसी न किसी तरह से इनको जिंदा रहने की उम्मीद जो है उस पर है कि इनको तंग न किया जाए बैंक से। आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज़ UNI। न्यूज़ UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक The student-led movement in Bangladesh forced Prime Minister Sheikh Hasina to resign and leave the country on August 5, 2024. Now, how do you view this development in the context of Bangladesh's political history?
You know, there was a movement in July, August. There was a demand for quota reform in the government job system. And as a students organization, Bangladesh Students League, the ruling party Bangladesh Awami League and the government, they played a significant role to fulfill the demands of the students. As it is a judicial process, Awami League take every necessary steps to fulfill the demands, and it is Awami League, it is Sheikh Hasina who actually abolished the quota system in 2018. And as it is in the appellate division, government lawyers, they applied for the appeal for the students' fulfillment. And also Bangladesh Students League, you know that we engage in policy advocacy. We demanded to the government, we organized protests, rallies, assemblies, because we are committed to the rights of the students. We are committed to the fair treatment in the job employment. And we also arrange such sort of programs like door-to-door campaign to get the views of the students about the quota reform system. So actually government fulfilled the students' demand. Bangladesh Student League also played a significant role, but the main aim of the movement is using the movement for the own purpose of the fundamental and other opposing political groups. So in cover of the movement, they actually you know that they prepared for something big like ousting the government, and for this reason killings have been happened, students have been attacked, and they did this by their you know that by their militant cadres, and by doing this actually they paved the way of you know that toppling the government. And if we see the current context of Bangladesh, so what is the outcome of the situation of the 5th August event? Right now Bangladesh is totally a you know that fascist state, because who are in power, they are not elected by the people. They do not come in a constitutional process. They do not have any sort of legal basis. They are totally undemocratic regime. A self-proclaimed government is running the country. Another thing is, you know, that Bangladesh previously is played vital role in fighting against terrorism, extremism, and fundamentalism. And Bangladesh is now is totally under the you know that the fundamental political wings, other terrorist organizations who do not believe in constitutional democracy or liberal values or a competitive democracy. They believe in Sharia law, they believe in extremism. That was their main agenda. So Bangladesh is undemocratic in one sense, and Bangladesh is also in a fundamental state right now. Our economy has been collapsed. Women are become the victim of the situation, moral policing, mob attacks, you know, the attack on the minority peoples. Bangladesh became, and the law and order situation right now in Bangladesh, that is actually no law and order situation. It is a totally lawless state right now. There is no you know that the independence of the judiciary. Government directed the verdict of the court. Whatever the government demands, the court is ready to fulfill that sort of demands. Government is saying that these people should get bail or not. They are changing the previous verdicts. They are doing whatever they want, and so judiciary is right now in Bangladesh is a, you know, that you can say it, extension of the executive actually. And also in regard the freedom of press, freedom of assembly, freedom to protest, the situation, you know, that the media is totally controlled by the government right now. You only valid opinion in Bangladesh right now is the government's opinion. You have the only liberty if you support the government. The supporting government is the only option by the government right now. Journalists, you know, the journalist has been harassed. They sent to the prison. Their jobs has been curtailed as per the wish of the government. So actually, this is the total scenario of the government, and the fascist Yunus regime, they are using the state machineries for doing their personal business. You know that the consolidating the power, and any, you know, that any political party can be elected and govern a country,
but they are actually unelected, undemocratic, and they are proclaiming themselves as the ruler of Bangladesh. So it is actually a disgrace to the people of Bangladesh, I think. Your organization has been banned and designated as a terrorist group by the Bangladeshi government. More recently, even the Awami League was banned. Now, how do you respond to these actions by the interim government led by Chief Advisor Mohammad Yunus? It is one of the proof the how fascist this government is. You know that Bangladesh Awami League, it is the creator of Bangladesh actually. It lead the independence movement, democratic movement, movement against the military rulers, and that other than the 15 years of military rule, more than 80% times Bangladesh Awami League is elected by the people of Bangladesh. So it represented the majority people of the Bangladesh. That Bangladesh experienced economic transformation by this political party. Our every sort of, whether it is human index, millennium development goals, sustainable development goals, per capita income, GDP, reserve, that the youth employment, job security, industrialization. In every cases, Bangladesh Awami League played the role, and Bangladesh Awami League, it believes in the core values of the liberation war, which is that the democracy, which is a fight against discrimination, secularism, liberal democratic values. These are the principles of Bangladesh Awami League, and by banning this party, this government is unmasking itself that this is actually a fascist regime. And another reason of banning Bangladesh Awami League, and also they banned Bangladesh Students League, that their fear of the protest, their fear that the people will rise, people will have their voice, and people will reclaim over the country. This is their voice. So they are also afraid of the ballot. They are trying. That they banned one of the largest political party in the country, and they said about fair election, inclusive election. So actually, they are afraid of ballot boxes, and also by doing this, that this is not only a decision against a political party. They actually disenfranchises the people of Bangladesh, because if you banned the most promising, most popular political party in a country, you would actually shut down the window of people's choice actually. Another thing is, that as Bangladesh right now is a fundamental state, is that it has a huge network with the international terrorist organizations who believes in Khilafat, who believes in Sharia law, who have their relationships with other terrorist organizations with the country. So they, they thought Awami League as a threat to their dream of making a Khilafat. Awami League is challenge for them, because Awami League believes in secularism and in democratic values. Awami League fight against terrorism. So that for making Bangladesh a safe haven of terrorism, for making Bangladesh a breeding ground of fundamentalism, and for making Bangladesh a harbor of terrorist activities, they banned Bangladesh Awami League. And another reason of banning Bangladesh Awami League, that they are trying to be in power, whatever they want, whatever they wish. This is the only government in the world maybe who does not know about their duration actually. So that to enlarge their power, to make their duration more, they banned Bangladesh Awami League. But it is true that they do not. This is a government which itself do not have any sort of legal basis. So I think this decision is totally illegitimate. This is against our constitution. This is against the democratic norms of Bangladesh. The Chief Advisor has announced that national elections will be held next year. So, do you believe that the elections without the participation of the Awami League can truly be considered meaningful or credible? No, there is, that election is not priority of this government actually. This is just a state-sponsored drama.
just by they will use this for their own purpose actually, because they banned Bangladesh Awami League. Bangladesh holds all sort of fascist characteristics. There is no a chance of the people have their own choices. So the election is a first. I think the election is. If you are saying about election, you are banning another political parties. And if you see the current situation in Bangladesh, as per the report of Human Rights Watch, more than 350,000 people has been arrested and took to the prison in last 10 months. In last month, in every day, more than 1,500 people got arrested and had been taken to the prison. So this is the actual scenario, and I think Bangladesh, the people of Bangladesh, they are waiting for the people's representative. They are waiting for the constitutional rule. They are waiting for the democratic representative to govern the country. So if that considering the current context, if you are saying that you are going to do elections and it is without Awami League, it is actually an omelette without egg, or you are staging the famous drama of Shakespeare, Hamlet, without the Prince of Denmark actually. And also you are not liable to the people's right, to the people's voting rights, people's civil liberties, people political rights, and you are saying about election, those things, reforms. It is actually just to divert the concentration of the people, I think. And if you think also the other matters, that an election, if you want to have an election, the government must be capable of doing that. This is such a government which have no control over the law and order situation. We see Bangladesh is totally lawless country right now. Women cannot play football. They are getting threatened by the fundamental groups. They cannot give the security of the women. They cannot give the security of the minority. They cannot give the security of the opposing voices, and they are saying that they will do elections. So I think this is actually not possible. And for restoring democracy in Bangladesh, we have no other options other than the removal of this current fascist regime, and this is the priority of the government. Another thing is, that what is doing, what are the works of the current government. If you see the works of the chief interim government, Professor Yunus, that he himself declared himself as the interim government chief, and that they ignoring all sort of ideals of conflict of interest. He is the chief of the government, and he himself exempted from the cases that are against him. He that he himself exempted more than 666 crores taka, which was 660 crores taka tax exemption. He got himself by that, and he gives himself to his Grameen digital wallet for digital banking. He himself that give license to his universities, to his new business models. He is representing Bangladesh, and he is doing business with Sterlings. Whenever he visited the other countries, he never played a role of the government chief, rather than he played the role of a executive officer of his private businesses. That the previously Grameen Bank and other banks have 30% government share. He curtailed it, and right now Bangladesh, the government has 10% share, and he himself is the interim government chief. So actually he is using the state machineries for his own personal agenda. Restoring democracy is not his priority. Election is not his priority, and he himself is a threat to democracy actually. Despite the significant political upheaval in Bangladesh, the international community has largely remained silent.
Why do you think the world is not reacting more strongly to these developments? I hope the government, I hope the world will have their voice also, because there must be a wake up call for Bangladesh, because right now Bangladesh is a breeding ground for terrorism. There are gross human right violations cases in Bangladesh. And there are so many things are happening in Bangladesh, which is inconsistent with the universal goal declared by the organizations, other governments. One of the thing is who are reigning power in Bangladesh, as they are as they are as they are giving patronage to the fundamental groups. So it is ultimately a threat to the regional stability, peace, and harmony. International terrorist organizations are, that they are doing their meetings, they are having their view exchange programs in Bangladesh, they are doing their trainings. That Pakistan's ISI, which is infamously involved with this terrorist activities, they are having their works, meetings with the other organizations who are convicted of many sort of terrorist attacks. They got the government blessings. They are having their meeting with the interim government chief. And that the women empowerment, inclusive society, and also championing the human rights is one of the priorities of the world and the liberal governments all over the world. So right now, what is the situation in Bangladesh? Bangladesh is actually the so-called Nobel laureate, he himself preaching peace outside Bangladesh, and Bangladesh is in a stable position where every people is feeling threatened, every people's life is at risk. He is outside, he is saying about democracy, about liberal values. But in Bangladesh, if you have any dissenting voice, if you have any opposing voice, actually you have no right to live. You have no right to stay in Bangladesh. For protesting, for having their own views, for having their own political beliefs, for trying to do advocacy for the human rights and other political rights. Every people is becoming a victim of the current regime. If you see the situation, as I am a student representative, right now in Bangladesh, more than 5 lakh students, for just being a activist of Bangladesh Students League, for just being a follower of Bangladesh Awami League, for just being supportive to the ideology of liberation war, for just having liberal values, for just doing advocacy for secularism, for inclusive society, they cannot participate in the classes, in the examinations, they cannot go to the exam halls. So right to education is totally threatened in our country, and many students, for whatever reasons the government may know, they took them. They are that they are also attacked by the fundamental groups. There are incidents of mob attacks, and there are for baseless cases, for no reasons they took them out of his home and take them to the prison. So this is the actual scenario. Most of the students, more than millions of student activities who are connected with the our party, they that they cannot remain in their houses, they cannot do their usual jobs. They are all times threatened by the government machineries and other fundamental groups supported by the government. So this is the actual scenario. So I do believe that the world, there is a wake up. There must be a wake up call for democracy in Bangladesh. The world must listen to the voices of the people of Bangladesh. The repressive regime of Bangladesh must come to be an end. Justice must be maintained, and fundamental human rights must be restored, and fundamentalism sponsored by the Yunus regime must be totally eradicated from our country. Other than this, will be a serious security challenge for the peace and regional stability of South Asia.
there will be many sort of events for terrorism all over the world, and the women empowerment for the women's rights will be totally at danger, and women will become a target of moral policing for that they won't have any sort of rights, whether it is education, whether it is living, whether it is political freedom. So this is actually the situation in Bangladesh, and the people of Bangladesh are fighting. The people of Bangladesh are trying to have their voices. The people of Bangladesh are trying to come back, and the people of Bangladesh is against this, the fascist regime, and the world is obviously responsible to be on the side of the people. आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-On Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो TV ई बाबा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक TV और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकती हूँ, अगर पूरी दुनिया भी कह देना कि सोनम ने करा है, फिर भी मैं ये कहूंगी कि सोनम ये कर ही नहीं सकती है, क्योंकि सोनम के साथ में बचपन से रही हूँ। सोनम, गोविंद भैया, ये जो अभी उनका बिजनेस पहले नहीं था, उनका घर कैसा था, अभी जो उनको सक्सेस मिली है, कैसे उनका काम चला, ये सब मैं अपनी आंखों से देखते आ रही हूँ कि कैसे सोनम ने अपने भैया का साथ दिया है बिजनेस को लेके, और कैसे उसने यहाँ जो मंदिर है और मतलब मंदिर के जो प्रवेश वगैरह मंदिर जो बनवाया है, इन सब को लेके धार्मिक कार्यों में सब चीजों में सोनम का काफी अच्छा योगदान था। तो मैं ये कह सकती हूँ कि सोनम तो ये कभी कर ही नहीं सकती है। सोनम आपकी दोस्त है, आप कहीं बचपन से आप उनके दोस्त रहे हैं, आप कहीं पूरी दुनिया भी कहे तो भी आप तो भी नहीं मान सकती मैं। क्यों? क्योंकि सोनम कहते हैं ना, जिस इंसान के साथ हम ज्यादा टाइम बिताते हैं उस पर बिलीव रहता है। सोनम के साथ मैं स्कूल टाइम से रही हूँ। अभी हमारी अब ये बात अलग है कि वो अभी अपना बिजनेस संभाल रही थी, अभी नई शादी हुई थी, मैं भी अपना जॉब देखती हूँ, मेरा भाई भी अपना जॉब देखता है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा बातचीत कम कर दी थी। बट हाँ, ये जरूर पता है कि सोनम कर ही नहीं सकती, क्योंकि वर्किंग के टाइम तो शाम को हम लोग साथ में बैठते थे, 4 साल से उसके लड़का ढूंढ रहे थे, सब चीजें शेयर करती थी। कभी भी उसने ये नहीं बोला कि मैं ये लड़का है, ये लड़के को पसंद करती हूँ। हमेशा बिजनेस की बातें। और दूसरी बात, ये सारी बातें मुझे शेयर करती थी, बट आज तक कभी भी उसने ये नहीं बोला कि मेरे कलीग है, मैं उसको पसंद करती हूँ। हमेशा ये बोलती थी कि हाँ, मेरे ऑफिस में कुछ लड़के हैं, मेरे ऑफिस में कुछ लड़कियां ऐसे काम करती है, मैं कैसे काम करवाती हूँ, हमेशा यही बातें करती रहती है। कभी उन्होंने राज का जिक्र किया है और राज का फोन राज तो जिस तरह की प्रेमी बात, देखिए, राज की अगर बात करें तो अभी हम लोग बीच में नवरात्रि जब भी गई है, हम लोग सभी उसके कलीग थे, 2 गर्ल्स थी, सोनम खुद थी, मैं थी, और मेरे आसपास के नेबर थे 2 लड़कियां। देन उसकी सिस्टर थी राज, और राज खुद था। राज का जो कन्वर्सेशन था सोनम के साथ बिल्कुल एक ब्रदर सिस्टर की जैसे होता है, बिल्कुल वैसे ही था सेम।
वो दीदी दीदी करके बात करता है, सोनम राज करके बात करती है, उसकी खुद की सिस्टर राज की वो भी दीदी करके बात करती है। हमें उन लोगों की कन्वर्सेशन में ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि हाँ इन लोगों को कुछ चल रहा है, कुछ है ही नहीं, भाई बहन का रिश्ता है। और जैसे कि अभी मेरे खुद के भाई ने बताया कि वो खुद राखी बनवाने आ चुका है, तो जब वो राखी बनवाने आ चुका तो उनका अफेयर कैसे हुआ? तो ये आपको लग रहा है कोई फंसा रहा है? कोई फंसा, ये तो देखिए अभी ना ही सोनम का बयान सामने आया है, ये कहते हैं कि अभी तक सोनम ने कुछ बोला नहीं है, तो सोनम जब तक सोनम कुछ बोलेगी जब तक कहानी बनती जाएगी। जैसे सोनम का बयान आएगा तो फिर उससे कुछ कहानी में समझ में आएगा। और उसके एक और साथी जो सामने आ रहे हैं 4 लोग, वो गए थे वहाँ पर, वो वहाँ मौजूद थे, वो क्यों गए थे? देखिए मतलब राज के जो दोस्त हैं, देखिए राज के दोस्त है, ये राज के दोस्त को तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानती। ये मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि राज के दोस्त गए थे। ये मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि इनको कुछ फंसा अभी तक, क्योंकि उनका बयान भी सामने नहीं आया है। अगर चलो सामने वाला बंदा कुछ बोल भी देता है तो डर के कारण बोल देगा, खुद को बचाने के लिए कुछ बोल देगा, पर ये तो गलत है कि हाँ जब तक सोनम का बयान सामने नहीं आ रहा है तो अगर अदर पर्सन कुछ बोल रहा है कि हाँ उसने करवाया तो मान पाना मुश्किल है। मतलब आपकी सोनम से लगातार कन्वर्सेशन होती थी बचपन से, बिल्कुल भी नहीं मान सकती, क्योंकि एक होता है, एक एनवायरनमेंट होता है। सोनम ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ी लिखी है, पढ़ी बड़ी है कि वो कभी भी ऐसा काम कर ही नहीं सकती। हमेशा अपने फैमिली मेंबर के बारे में सोचती थी। बात तो ये आ रही कि वो गाजीपुर पहुंच गई, वहाँ पर उन्होंने पुलिस से मतलब जब वो वहाँ से आने वाले से निकली तो गाजीपुर को पहुंच गई और बोले बस में अकेली थी, वो खुद ही भागी है। और गाजीपुर में जो राज है उसका पुश्तैनी गाँव भी है, वहाँ गई। देखिए ये तो मैं भी नहीं जानती कि वो वहाँ कैसे पहुंची। अभी सोनम कह रही है कि देखिए अभी सोनम खुद डरी हुई है, डर के कारण कुछ हड़बड़ाहट में कुछ अच्छे से बोल भी नहीं पा रही है। ये तो हमें भी थोड़ा सा मान पाना मुश्किल है कि गाजीपुर कैसे पहुंची, बट मेरे हिसाब से तो ऐसा हो सकता है कि जो साथ में जो बंदे थे, मतलब हो सकता है कि डर के कारण ऐसा उसको छोड़ दिया हो कि फालतू में हम भी फंस जाएंगे अगर सोनम हमारे साथ में रही, तो इस कारण डर के कारण उसको वहाँ छोड़ दिया हो। पर ये तो कह पाना मुश्किल है कि सोनम ने कुछ करा है। शादी की बात करो, शादी में आप थी सोनम? मैं शादी में नहीं थी, बट हाँ ये पता है कि 4 साल से लड़का ढूंढ रहे थे और उसने मुझसे सीधे सीधे ये कहा था कि देख शिवानी, मैं अगर शादी करूंगी तो मेरी फैमिली की रजामंदी से करूंगी और ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाऊंगी जिससे मेरे भैया के बिजनेस या फिर उसके समाज या उसकी फैमिली को कुछ परेशानी हो, इसलिए ऐसा कुछ भी कदम नहीं उठाऊंगी। जैसा भी लड़का ढूंढेंगे, अमीर हो गरीब हो, कुछ भी करता हो, वो वैसे शादी कर लेगी। मतलब वो परिवार की मर्जी से? परिवार की मर्जी, खुश तो थी क्योंकि आप दोस्त हैं, आप शादी में शामिल क्यों नहीं होते? क्योंकि मैं बाहर थी, मेरी फैमिली मेंबर गई थी शादी में और हाँ शादी की वीडियोस वगैरह देखी थी, वो काफी खुश थी। वो खुश भी इसलिए थी क्योंकि उसकी फैमिली जैसा लड़का चाह रही थी वैसा लड़का उसको मिला, अच्छा परिवार में, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड भी काफी अच्छा, देन समझने वाला। उसको ऐसी लड़की की नीड थी जो कि अच्छा और समझने वाला, और वैसा लड़का उसको मिला, तो शादी से तो वो खुश थी। बट अभी जो उसके साथ हुआ है, शादी में आप शामिल नहीं हुई लेकिन बात तो ही होगी। हाँ, क्या बात हुई थी आपकी आखिरी बात? मेरी तो यही बात हुई थी कि शादी के बाद कोई बात नहीं हुई थी, बट हाँ शादी के पहले बात हुई थी कि हाँ लड़का देख रहे हैं। और एक बार हम लोग जा रहे थे बाहर विजयनगर साइड में, तो ये कह रही थी कि हाँ लड़का देखा है, काफी अच्छा लड़का है और वो जो उसकी फैमिली काफी खुश है, बस अब देखो शादी कब तक होती है। राहुल जी, आप राज के साथ काम करते थे? हाँ, मतलब ऐसा क्या एम्प्लॉय होता है छोटा सा जो अपने काम, एक ही जगह पर काम करते थे? नहीं, 2 जगह, गोडाउन में रहता था, मैं ऐसा ऑफिस में रहता था, ऐसा आएगा। मतलब एक ही कंपनी में? हाँ, एक कंपनी एक ही हमारी। तो जान पहचान तो होगी? हाँ, बातचीत तो है हमारी। ऐसा क्या दोस्त भी थे थोड़ी बहुत? हाँ, लुक लाइक दोस्त कह सकते हैं ऐसा। अच्छा, तो अभी जो राज का नाम सामने आ रहा है पूरे घटनाक्रम में, और तो अब उसको लेकर क्या कहें, क्या राज इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकता है? देखिए ऐसा है कि पहली बात तो जो बोल रहे हैं प्रेमी वाला सीन, मेरे को सही नहीं लगा, क्योंकि देखो ऐसा है सोशल मीडिया पे कुछ भी वायरल होता है, एक रूमर्स फैलाने के लिए, अपने पेज को हाइप करने के लिए लोग कुछ भी डालते हैं ऐसा अकाउंट्स पे, है ना। तो ऐसा है कि वो ऐसा भाई बहन वाला सीन था उनका, ऐसा मुंह बोला भाई होता है ना, वो राखी बनवाने भी आता है, घर पे आ चुका, 2-3 बार आ चुका, मैंने खुद देखा है। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials
to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज UNI हम जियो टीवी ई बाबा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक इंदिरा जी से लेके सोनिया जी तक, राजीव जी से राहुल जी तक, ये परिवार और पार्टी गरीबी हटाओ के नारे लगाती रही, गरीबी नहीं मिटा पाई। 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, 3 करोड़ घरों को नल से जल मिला। हमने 6 साल में 15 करोड़ घरों को नल से जल देने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल की उपलब्धियां आप सबके सामने रखने के लिए साल दर साल कैलेंडर बदलता रहा और हमारा भारत आगे बढ़ता रहा। इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने ऊंचाइयों को छुआ है और हम कह सकते हैं कि विकास, विश्वास और विरासत के 11 साल, उपलब्धियां विशाल, सेवा बेमिसाल। जहां एक और उपलब्धियों भरा ये 11 वर्ष का कालखंड रहा, वहीं पर जो पहले दिन बात नरेंद्र मोदी जी ने कही थी कि मेरी सरकार गरीब की, वंचित की, शोषित की, पीड़ित की, महिला की, मजदूर की, जवान, किसान, नौजवान की हो। आज हम ये कह सकते हैं कि इंदिरा जी से लेके सोनिया जी तक, राजीव जी से राहुल जी तक, ये परिवार और पार्टी गरीबी हटाओ के नारे लगाती रही, गरीबी नहीं मिटा पाई। लेकिन गरीब मां के बेटे नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने गरीबी देखी है, उन्होंने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य पिछले 11 सालों में किया। 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर दिए, 12 करोड़ शौचालय हो, 15 करोड़ घरों को नल से जल हो, 11 करोड़ के लगभग बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर हो, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का इलाज आयुष्मान भारत योजना में मुफ्त में मिलना हो, और दुनिया की सबसे बड़ी ये स्वास्थ्य योजना है आयुष्मान भारत। और अब तो 70 साल से ज्यादा वालों को भी 5 लाख का इलाज मुफ्त में है। यहां तक कि 81 करोड़ गरीब और जरूरतमंदों को मुफ्त अनाज दे रही है, तो मोदी सरकार दे रही है। दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया है। साथियों, 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, 3 करोड़ घरों को नल से जल मिला। हमने 6 साल में 15 करोड़ घरों को नल से जल देने का कार्य किया है। आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे उद्योगों पे बहुत बड़ी मुसीबत आई थी। हमने मॉरेटोरियम पीरियड भी दिया, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम भी लेकर आए, 4 लाख करोड़ उसके माध्यम से दिया। लेकिन साथ ही साथ स्वनिधि योजना लेकर आए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पैसा दिया। अब 68 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को बैंकों से पैसा मिला है
अब ग्रामीण भारत के रेहड़ी पटरी वालों को भी ये सुविधा मिलने वाली है। मुद्रा योजना में करोड़ों लोगों को लगभग 37 लाख करोड़ रुपया बैंकों से ऋण मिला बगैर कोई जमीन और घर गिरवी रखे, और ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पे मिला है। इनमें भी 65% के लगभग महिलाएं हैं। और तो और अगर आप, क्योंकि जिस इलाके में हूं, चंडीगढ़ के बिल्कुल साथ लगते दो राज्य पंजाब और हरियाणा किसानी के लिए जाने जाते हैं, और मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों में एमएसपी उसकी दुगने कर दिए दाम, और खरीद भी दुगने से ज्यादा की। कांग्रेस के 10 सालों में 5.5 लाख करोड़ रुपए की फसल खरीद की गई थी। नरेंद्र मोदी जी के 10 साल में लगभग 18 लाख करोड़ रुपए की खरीद की गई, दाम भी दुगने हुए। दूसरा, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 4.9 बिलियन डॉलर से बढ़कर लगभग 9.03 बिलियन डॉलर हुआ है। और वहीं पर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से 1,75,000 करोड़ रुपए का मुआवजा भी मिला जिसकी फसल खराब हुई। और पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से अब तक 3,70,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल चुके हैं। 6,000 रुपया प्रतिवर्ष उनको मिलता है। और किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 7 करोड़ किसानों को लगभग 10 लाख करोड़ रुपए की सहायता हमने दी है। मेगा फूड पार्क भी 3 से बढ़कर अब 24 मेगा फूड पार्क हो गए। वैल्यू एडिशन का हमने लगातार काम किया है। दलहन और तिलहन, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसमें खरीद जो है 7350% और 1500% से अधिक इसमें वृद्धि की गई है। और धान और गेहूं की एमएसपी भी लगातार बढ़ी है, और धान 2369 पे और गेहूं 2425 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गया है। साथियों, यही नहीं, जहां एक और किसान तो दूसरी और नारी शक्ति के लिए सबसे बड़ी बात है उनको भागीदारी कहां मिली। आप रिपब्लिक डे की परेड भी देखेंगे तो नेतृत्व किसी ने किया तो भारत की नारी ने किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने हमारी आर्मी की महिलाएं, जवान जो हैं उन्होंने किया, और उन्होंने आकर जानकारी भी पूरी दी। मोदी जी ने नारी शक्ति बंधन बिल लाकर 33% आरक्षण महिलाओं को दिया है, जहां एक और उनके चूल्हे से लेके, पानी से लेके, शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य, बच्चा पैदा होने से पहले, पैदा होने के बाद तक, बेटी के विवाह तक की योजनाएं लेकर आए। वहीं पर नारी शक्ति को भागीदारी पॉलिसी मेकिंग में, नीति निर्माण में, सत्ता में, और यहां तक कि बड़े से बड़े कॉरपोरेट से लेके, अगर आप देखेंगे आज देश की राष्ट्रपति भी ट्राइबल क्षेत्र से आने वाली महिला है। ये बहुत बड़ी बात है, भारत के लोकतंत्र की बात कहती है। और भारत की महिलाओं को पहली बार एनडीए में प्रवेश भी मिला, और आज भारत की नारी तीनों सेनाओं में, तीनों सर्विसेज में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम Jio TV, eBaba, कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम Rock TV,
और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक उसमें इतना खुशी है, मुझे आंसू आने लगे कि क्या सचमुच वो दिन आ गया जबकि मैं रेल से कश्मीर से बाकी भारत को जा रहा हूँ। अभी भोलेनाथ के दर्शन करने लोग आएंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि इस रेल में वो भर भर के वहाँ पहुँचेंगे। माता ने बुलाया है, इससे कम क्या हो सकता है। आया है बुलावा शेरा वाली। ये तो सबसे बड़ी देन जो है जम्मू कश्मीर को जोड़ने का है सारे भारत से, और ये बड़ी चीज है और हम उम्मीद करते हैं इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हम सब उठाएंगे और ये हमें न सिर्फ जोड़ेगी बल्कि प्यार और मित्रता बढ़ाएगी। सबसे ऊंचे पुल से आप गुजरे हैं, कैसा मंजर? मैं बता ही नहीं सकता जनाब, मेरा दिल उसमें इतना खुशी है, मुझे आंसू आने लगे कि क्या सचमुच वो दिन आ गया जबकि मैं रेल से कश्मीर से बाकी भारत को जा रहा हूँ। बहुत क्या टेक्नोलॉजी है। मैं उन सब इंजीनियर्स का, उन वर्कर्स का मुबारक करता हूँ जिन्होंने ये किया, ये काम किया और भारत को सबसे ज़्यादा ऊंचा ब्रिज दुनिया में दिया। कितना बढ़ावा मिलेगा इस ट्रेन से? आप मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा हम लोगों के मरीज जो हैं हर जगह पहुँच सकते हैं। हमारा जो प्रोडक्शन है वो हर जगह पहुँच सकता है। अभी देखिए, अभी भोलेनाथ के दर्शन करने लोग आएंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि इस रेल में वो भर भर के वहाँ पहुँचेंगे। न सिर्फ भोलेनाथ की बल्कि पार्वती जी की और गणेश जी की भी वो वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। आप माता के दर्शन करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? आप माता के दर्शन करने जा रहे हैं। माता ने बुलाया है, इससे कम क्या हो सकता है। बुलावा आया है माता का, आया है बुलावा शेरा वाली। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज UNI हम जियो TV ई बाबा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक TV और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक दुनिया के तमाम देशों में पहुंचे, उनकी क्या उपलब्धि रही? देखिए क्या हुआ कि उन लोगों ने पहलगांव की घटना की और इस बार अपने तकनीक से भारतीय सेना ने, और इसमें एक भारत का मजबूत नेतृत्व है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। भारी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी रोज बेसिकली मॉनिटर कर रहे थे सेना के कार्रवाई को। एक फ्री हैंड मिला सेना को, थल सेना, नौसेना, वायुसेना,
हमारे पास फाइटर जेट भी अच्छे थे, हमारे पास अपने भारत के बनाए हुए जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस पिछले 10-11 साल में रहा, उसमें चाहे ब्रह्मोस था, चाहे आकाश था, इन लोगों ने भारी तबाही मचाई। और उसमें जो अब खबरें आ रही हैं कि जो 9 एयर बेस हैं उनके आतंकी ठिकाने, तो हमारा जो टारगेट था माननीय प्रधानमंत्री जी का या देश का जो टारगेट है कि हम आतंकी ठिकाने को जो है नुकसान पहुंचाएंगे। आतंकी ठिकाने को नुकसान पहुंचाने में जो जनाजे निकले, मसूद अजहर के परिवार के जो जनाजे निकले, उसमें दिखाई दिया कि चाहे पाकिस्तान का आतंकवादी हो, चाहे पाकिस्तान की सेना हो, दोनों बराबर का चीज है। मतलब आप सेना को आतंकवाद से अलग नहीं कर सकते। आतंकी बेसिकली पाकिस्तानी सेना के ही सदस्य हैं। उसके बाद हमने एयरबेस तबाह किए और जब गिड़गिड़ाया हमारे सामने पाकिस्तान, तो हमने कहा कि तुम यदि युद्ध रोकोगे तो हम युद्ध रोकेंगे, तुम यदि आतंकवादी घटना करोगे तो हम सेना में और आतंकवादियों में फर्क नहीं करेंगे, हम फिर जहां मर्जी तुम्हारे सेना के ठिकाने पर हमले करेंगे। लेकिन ये सारे इनिशिएटिव तुमको लेने चाहिए। दूसरा, हमने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं जा सकता, इसीलिए हमने सिंधु जल समझौता, जो नेहरू गांधी परिवार ने, आपको पता है कि 80% पानी यहाँ का वहां जा रहा है, उस इनिशिएटिव पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने यह तय किया कि 7 डेलीगेशन बाहर जाएगा। और मैं सऊदी अरब में, बहरीन में, कुवैत में, अल्जीरिया में, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज हैं, OIC है, वहां बेसिकली मुस्लिम ब्रदरहुड का जहां सवाल है, वहां मैं गया, हमारा डेलीगेशन गया। वैजयंत पांडा जी के नेतृत्व में मैं थे, OIC थे, और भी सतनाम सिंह संधू। मतलब मेरा ऐसा डेलीगेशन था जिसमें कि 5 रिलीजन के लोग थे। और जो मैंने कहा कि ये पूरे डेलीगेशन 33 कंट्री में गए, और मैं चूंकि सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण था, मैं समझता हूं कि मुस्लिम ब्रदरहुड में हमारा क्या चीज हुआ। मैं एक चीज आपको कह सकता हूं, क्योंकि हमारे बाद हम जहां जहां गए वहां पाकिस्तान गया, और इवन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सऊदी अरब जाना पड़ा। आपने यदि ध्यान हुआ होगा, कल परसों का यदि फोटो देखा होगा, तो शहबाज शरीफ जो है वो खुद से सऊदी अरब पहुंचे। तो आप इसी से इंपैक्ट समझ सकते हैं कि ना हमारे विदेश सचिव वहां पहुंचे थे, ना विदेश मंत्री पहुंचे थे, ना माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंचे थे। और सऊदी अरब में चूंकि जिस दिन यह घटना हुई उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी वहां थे, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वागत हुआ, आपको मैं एक और बड़ी बात बताऊं जो वहां के लोगों ने, वहां के मंत्रियों ने मुझे बताया कि ट्रंप उसके बाद पहुंचे तो ट्रंप ने सऊदी अरब प्रशासन को, लोग कहता ना अमेरिका बहुत पावरफुल है और मोदी जी का क्या है, मोदी जी को जो स्वागत दिया गया, 2 आपको पता है कि फाइटर जेट जो है उनको एस्कॉर्ट करते हुए लाए और फिर पूरे घोड़े से स्वागत करके उनको महल में पहुंचाया गया। ट्रंप ने इंसिस्ट किया कि जैसे भारत के प्रधानमंत्री को तुम स्वागत दे रहे हो वैसा ही स्वागत हमको दो। तो फाइटर जेट तो उसको नहीं मिला, लेकिन घोड़े की सवारी उसको मिल गई। तो इसमें आप समझें कि हमने कितना इंपैक्ट किया होगा, या माननीय प्रधानमंत्री जी का कितना असर है कि सऊदी अरब आज की डेट में आतंकवाद के खिलाफ है, 0 टॉलरेंस की पॉलिसी पर वो चल रहा है। हमने जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो अभी एक रिजोल्यूशन पास हुआ आतंकवाद के खिलाफ, उसमें सऊदी अरब हमारा पार्ट था। FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टेररिज्म फंड है, FATF एक जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें टेररिस्ट एक्टिविटी को रोकने के लिए ग्रे लिस्ट में जब पाकिस्तान को डाला तो 5 साल से आतंकी गतिविधि नहीं चल रही थी, उस वक्त सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया ये सब हमारे साथ था। और अभी भी FATF में ले जाने के लिए हमसे ज्यादा जो है असाउद्दीन ओवैसी जो है लगातार उसका करते रहे, प्रयास करते रहे। उन्होंने अपनी बातें जो है बड़ी प्रमुखता से कही, इवन इतना कहा कि आसिम मुनीर जो उसको फील्ड मार्शल की उपाधि दी जा रही थी, तो उसके साथ जो UN सिक्योरिटी काउंसिल का दुर्दांत आतंकवादी था उसके बगल में वो बैठा हुआ था। तो ये सारी चीजें जो है हमने स्पष्टता के साथ कही। और मैं आपको ये कह सकता हूं जो मैंने कहा था जाते हुए कि जब हम लौट कर आएंगे तो पाकिस्तान जो है डिप्लोमेटिक मोर्चा पर भी परास्त दिखाई देगा। युद्ध के मैदान में हार चुका है और डिप्लोमेटिक मोर्चे पर वो परेशान, खत्म है। यही कारण है कि शहबाज शरीफ को सऊदी अरब जाना पड़ा और पाकिस्तान की बुरी तरीके से हार है। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या
ठीक है हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक